खुसरो दरिया प्रेम की झांकी उल्टी धार, और जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। यहां बीजेपी में यह है कि बीजेपी की राजनीति मोदी की और जो उतरा सो पार, डूबने की जरूरत ही नहीं है, जो उतरना है उनको टिकट लाने के लिए। क्या लगता है आपको, राजस्थान की मोटे तौर पे बात करें, कितने सांसदों के टिकट कटने वाले हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, इनका विश्वास कांग्रेस के आला कमान से हिल चुका है। था कि बीजेपी इस बार और ज्यादा सीटें ला सकती है। मुझे याद आ रहा है गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने कहा कि बीजेपी अगर 400 प्लस सीट आती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस होगी। और अभी भी कांग्रेस संभवतः जनमानस को नहीं समझ पाई है। क्या कांग्रेस किसी भी ऐसे मुद्दे को जो कि बीजेपी के राज में उठ रहा है उसको ढंग से उठा पा रही है? उसके सारे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं एक डीरेल हो जाते हैं। कई बार वो ऐसा लगता है कि साजिश करती हुई नजर आती है। आप बहुसंख्यकों का विरोध कर रहे हैं, आप धर्म का विरोध कर रहे हैं, गरीब आदमी को जो लाभ मिल रहा है आप उस चीज को देखना नहीं चाह रहे कि उसको क्या फायदा मिल रहा है। तो कौन लगता है कि जिसका पत्ता कटने वाला है? पर 25 की संभावना अभी भी आप मान के चले। बेनीवाल क्या करेंगे? वसुंधरा जी का मुझे लगता है कि अब गेम लगभग खत्म है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आज बात करेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों से पहले जो कांग्रेस में उठापटक चल रही है और बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा। इन सारे बिंदुओं पे बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नवीन चौधरी हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या है, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो खास करके जो पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक अपील वाले लीडर हैं वो चुनाव लड़ें, लेकिन वो सारे बीजेपी में जाके लड़ना चाह रहे हैं। मसलन की कमलनाथ, मसलन राजस्थान में बात करें तो महेंद्रजीत मालवीय का नाम चल रहा है, लालचंद कटारिया का, उदयलाल आंजना का, खिलाड़ी लाल बैरवा का। तो ये खिलाड़ी इधर उधर क्यों हो रहे हैं सर, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, इनका विश्वास कांग्रेस के आला कमान से हिल चुका है जी। बहुत सारी जो स्ट्रेटेजी उनकी रही गलत रही। आप देखिए, चुनाव में लगातार हार हुई, हर नेता चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन हाल में जब राम मंदिर का विषय था, जब इनवाइट आया राम मंदिर में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने जाने से मना किया। वहां से एक फीलिंग कांग्रेस के नेताओं में आने लगी कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि हम कई मुद्दों पे बीजेपी को घेरेंगे, उसको घेरने की अपॉर्चुनिटी पार्टी के नेताओं ने खत्म कर दी है। अब जब चुनाव लड़ना है तो हारने का रिकॉर्ड कोई नहीं बनाना चाहता, और सबको अब यह एहसास हो रहा है कि इस बार जो मोदी वेव है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के नेताओं को ये मोदी वेव ज्यादा नजर आ रहा है बजाय जनता के, कि इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार शायद और ज्यादा सीटों से आएगी। और अगर वो भाजपा में आ जाते हैं इस वक्त, तो उनके लिए दो संभावनाएं बनती हैं। एक, टिकट मिलता है तो जीत की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा सुनिश्चित हो जाती है। दूसरा कि सत्ता के साथ, टिकट नहीं भी मिलता है तो एक ऐसी पार्टी के साथ है जो आने वाले 5 से 10 साल संभवतः अभी सत्ता में रहेगी या सत्ता के केंद्र में रहेगी, चाहे वो केंद्र में रहे चाहे राज्य में रहे। तो दुकान चलती रहेगी कुल मिला के। जी, तो दुकान चलती रहेगी, बस ये हिसाब है। आपने कहा कि बीजेपी इस बार और ज्यादा सीटें ला सकती है। मुझे याद आ रहा है गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने कहा कि बीजेपी अगर 400 प्लस सीट आती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस होगी। तो इसको कैसे देखते हैं? मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने गलतियां नहीं की हैं, ऐसा नहीं है कि देश में जो है किसी भी तरह का अनरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई, सारी चीजें तो हैं। कौन नहीं उठा रहा इस मुद्दे को? जब 2004 से 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुए तो मुद्दा उठाया बीजेपी ने, कैग ने इशू उठाया, बीजेपी ने मुद्दा उठाया, आंदोलन किए, उसको बड़ा बनाया। क्या कांग्रेस किसी भी ऐसे मुद्दे को जो कि बीजेपी के राज में उठ रहा है उसको ढंग से उठा पा रही है? उसके सारे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं एक डीरेल हो जाते हैं। कई बार वो ऐसा लगता है कि साजिश करती हुई नजर आती है। तो वो कांग्रेस जिसने कि बरसों तक देश पे राज किया, जिसने कि देश को राजनीति सिखाई, वो कांग्रेस अभी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है पिछड़ती चली आ रही है। और अभी भी कांग्रेस संभवतः जनमानस को नहीं समझ पाई है।
कांग्रेस के ऊपर मुझे एक चीज और इसको कहते हुए संकोच नहीं होता कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं बची है, उस पे कम्युनिस्ट का कब्जा हो चुका है। देखिए यही चीज जो है राजीव गांधी जी के समय में भी हुई थी। राजीव गांधी जी के समय में भी कम्युनिस्टों का जब कब्जा वहां पर होना शुरू हुआ था तो कांग्रेस की पॉलिसी डीरेल होनी शुरू हो गई। कांग्रेस एक सेंट्रल अप्रोच पे चलती है, वो नहीं रहा। आज भी वही स्थिति दिखती है। आप बहुसंख्यकों का विरोध कर रहे हैं, आप धर्म का विरोध कर रहे हैं, गरीब आदमी को जो लाभ मिल रहा है आप उस चीज को देखना नहीं चाह रहे कि उसको क्या फायदा मिल रहा है, वो उस चीज को किस तरीके से देखता है। तो इन सभी चीजों को अगर वो देख समझे और इसके बाद इसमें समस्याएं निकालें तो निश्चित तौर पर उन्हें फायदा होगा। पर कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं कर रही है, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनकी एग्रेसिव कैंपेन, इन दोनों का फायदा फिर साथ में बीजेपी को मिल रहा है। नवीन जी, क्या लगता है आपको, राजस्थान की मोटे तौर पे बात करें, कितने सांसदों के टिकट कटने वाले हैं? क्योंकि अभी तक ये तो है कि सांसद से तो नाराजगी है, सांसद जी आपसे बैर नहीं, सांसद जी आपकी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं, या शेखावत नहीं चाहिए मोदी फिर से चाहिए, पीपी चौधरी तुमसे तेरी खैर नहीं मोदी तुमसे बैर नहीं, देवजी पटेल, ऐसे कई नाम हैं, कैलाश चौधरी। और तो कैसे देखते हैं, क्या रहेगा, इसको कितने टिकट काट सकते हैं? इस बार मान के चलिए कि 60% तक की संभावना है, ये थोड़ा बढ़ भी सकता है। 50 तो कहीं नहीं गए, 50% तो आपके 100% चेंज हो रहे हैं इस बार, लेकिन 15-16 टिकट जो है बिल्कुल बजट हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस बार नए चेहरों को मिलने वाला है, वो चाहे स्थापित चेहरे हो या एकदम नया चेहरा हो। आप बीजेपी की रणनीति देखें, विधानसभा में भी उन्होंने इस तरह से ही नए चेहरों को या संगठन में जो लोग काम करते रहे हैं उनको इस बार उन्होंने सम्मानित किया है, उनको टिकट देकर, उनको पद देकर। ये संभावना इस बार भी दिखती है कि एक नई जो है पीढ़ी तैयार हो जाए बीजेपी की, और वो जो नाराजगी सांसद के साथ है वो सांसद की नाराजगी सांसद के साथ खत्म हो जाए। सांसद की नाराजगी भारी नहीं पड़नी चाहिए बीजेपी पे। कांग्रेस के साथ ये दिक्कत हुई, कांग्रेस ने विधानसभा में जो अशोक गहलोत ने जो कुछ लोकप्रियता भुनाई भी, उनके विधायकों की नाराजगी अशोक गहलोत के ऊपर भारी पड़ी। बिल्कुल वही चीज जो है मोदी उस गलती को नहीं करेंगे। तो आप मानिए 15 और ये संख्या 18-20 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन लगता है कि जिसका पत्ता कटने वाला है? जब 15-18 में तो आप ये मानिए जिसके 2 टर्म हो तो चुके फिर बात वही करनी चाहिए, कौन बच सकता है? जी जी, देखिए जिनके 2 टर्म हो चुके हैं वो सब मान के चले कि उनकी संभावना बहुत ज्यादा है कि वो इस बार साफ हो जाएंगे। कम से कम 2 टर्म वाले सभी लोग जो है साफ होने की संभावना उनकी आपको बहुत ज्यादा नजर आती है। जी, क्या लगता है इस तरह की नारेबाजी जो हो रही है, सांसद तुझसे तेरी खैर नहीं और मोदी तुमसे बैर नहीं, ये बीजेपी के अंदरूनी लोग करवा रहे हैं, कांग्रेस के लोग, क्या लगता है इसको एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट आप कैसे देखते हैं? देखिए पॉलिटिकली तो दोनों ही तरफ से हैं। अंदर पार्टी के अंदर की राजनीति हमेशा ज्यादा भयंकर होती है। तो पार्टी में ही विरोधी जो है वो निश्चित तौर पे अपना टिकट बनवाने के लिए दूसरे के खिलाफ करेंगे, लेकिन आधार तो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद। जिस तरह हम कांग्रेस की अभी बात कर रहे थे प्रदीप जी, कि कांग्रेस के नेताओं को जीत सुनिश्चित नजर आ रही है यहाँ पर, तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को समझ में आ गया कि हम काम करें न करें, मोदी जी के चेहरे पर हम फिर से जीत जाएंगे। तो ये जो है सांसदों की तरफ से भी बहुत सारी कमियां रही हैं। उन कमियों को देखते हुए, उनकी जो नाराजगी है उसको देखते हुए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनके जो विरोधी हैं वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं ताकि सांसद के खिलाफ जब आवाज उठे उसका टिकट कटे और नंबर जो है ये किसी और नेता का है। ये निश्चित तौर पे विद इन बीजेपी चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है उसमें कम से कम मोदी जी की तारीफ नहीं करेगी, वो फिर पूरी सरकार पे साफ करने की बात करेगी। मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं कई बार अमीर खुसरो को कोट करता हूं एडिट करके, कि खुसरो का एक बहुत जबरदस्त वो कथन है कि खुसरो दरिया प्रेम की जाकी उल्टी धार, और जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। यहां बीजेपी में यह है कि बीजेपी की राजनीति मोदी की, और जो उतरा सो पार, डूबने की जरूरत ही नहीं है, जो उतरना है उनको टिकट पाने के लिए, तो वो सिर्फ उतरने की कोशिश में कई नए लोग तैयार हो रहे हैं। आप देखेंगे कि अटे पड़े हैं, दिल्ली से होर्डिंग चालू हो जाता है जयपुर ग्रामीण के, और पूरे राजस्थान में साहब मोदी जी की योजना ये वो ये नहीं लिख रहे कि भाई सेवा भावी, निष्पक्ष, निर्भीक, विश्वसनीय, वो ये लिख रहे हैं कि मोदी जी की उज्ज्वला योजना और कहीं मैं भी फिट होता हूं। तो इसमें देखिए एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल के जब चुनाव हो रहे थे उस समय में ये माना जा रहा था कि भाजपा बहुत ज्यादा सीटें लाएंगी, ऐसा पूरा माहौल बना हुआ था। वहां के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका ये कहना था कि जो गुंडे होते थे, गुंडे, वो सीपीएम से निकल के दीदी की पार्टी में गए। अब वो दीदी की पार्टी से निकल के बीजेपी में चले गए क्योंकि उनको लग रहा था बीजेपी आएगी। तो अब दीदी की पार्टी में ठीक लोग बचे हैं और तो दीदी को ही वोट दे देते हैं।
अगर इस देश में लोगों को कांग्रेसियों को ही वोट देना होता तो कांग्रेस को ही फिर से वोट दे देते। मैं नहीं जानता कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी संभवतः शायद ये परसेप्शन बनाने के लिए कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, पूरी तोड़फोड़ कर दो, उनके पास नेता न बचे। हो सकता है कि ये सिर्फ उस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हो, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। अगर दिग्विजय सिंह ने ओसामा जी बोला तो नाराजगी दिग्विजय सिंह से थी, कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ी, लेकिन कांग्रेस तो व्यक्ति है नहीं जो ये स्टेटमेंट दे। तो दिग्विजय सिंह जो है बीजेपी मानने से कैसे ठीक हो जाएंगे, उनके ओसामा जी ही रह गए। तो क्या बीजेपी उन नेताओं का यहाँ लाकर उनका चरित्र तो चेंज नहीं हो रहा है? तो जिन नेताओं से नाराजगी थी उन नेताओं की जैसे पार्टी से नाराजगी हुई, उन सारे नेताओं को बीजेपी लाने से बीजेपी भी तो कांग्रेस ही हो रही है, पार्टी में। ये लगता है एक चीज की बीजेपी जिस तरीके से ला रही है, तो वो या कांग्रेस जो भी छोड़ रहे हैं जन आधार वाले नेता छोड़ रहे हैं। आपने दीदी का जिक्र किया, दीदी भी तो कांग्रेस में ही थी, ममता बनर्जी। मैं केसीआर की बात करूं जी, या वो जो जगन रेड्डी की बात करूं, माफ कीजिएगा, तो वो भी कांग्रेस में ही थे, उनके पिता जो थे। उसके अलावा मैं शरद पवार की बात करूं तो कांग्रेस से जन आधार वाले नेता टूट के या तो अलग पार्टियां बना लेते हैं या बीजेपी में जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पब्लिक बेस हैं, तो इन कोशिशों में सिर्फ सचिन पायलट ऐसे बचे रह गए जिनका एक पब्लिक बेस है और नहीं गए। बाकी तो वही जा रहे हैं जिनके पीछे पब्लिक है या जिनके पास कुछ सामान है किसी भी तरीके का, क्योंकि कई लोग तो सामान के डर से भी जा रहे हैं। पहले जब हम पढ़ते थे कि जैसे आप प्ले शब्द लिखते हैं तो उसका मतलब है वर्तमान काल, प्ले, और ईडी लग गया तो फिर भूतकाल हो जाता है। तो यहाँ ईडी लग जाती है जिसके पीछे वो नेता भूतकाल हुआ जा रहा है। कैसे देखते हैं ईडी की राजनीति को? देखिए, ईडी कहीं भी जा रही हो तो निश्चित तौर पर भ्रष्ट के घर ही जा रही है। हाँ, आपके मेरे घर तो नहीं आ रही है, नहीं आएगी, हम चाहे सरकार के खिलाफ कितना बोले। तो ये तो एक फैक्टर है, लेकिन ऐसा हर सरकार ने किया। कांग्रेस के समय में भी सीबीआई का इस्तेमाल हुआ था, उसके लिए कोर्ट की टिप्पणी भी आई थी कि तोता है, सरकार का तोता है, पिंजरे में बंद तोता है। तो सरकारों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन इस समय ईडी का जिस तरह से हम लोग मजाक अभी भी कर रहे हैं, सरकार को शायद ये देखना चाहिए कि क्या ये दुरुपयोग बहुत ज्यादा तो नहीं हो चुका है। आम धारणा जो है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी कोई नेता नहीं है, कांग्रेस के जनाधार के नेता इधर खींचे जा रहे हैं, संभवतः इसलिए पार्टी को एक फायदा ये भी है। लेकिन ये जब मजाक का विषय बनना शुरू हो जाए ईडी, तो जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं गहराई से ये बात आनी शुरू हो चुकी है। आप देखिए, कांग्रेस के पतन से पहले ये एक दिन में नहीं हुआ जी, बिल्कुल। कांग्रेस के लिए भी मजाक बनना शुरू हो गया था इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद से, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, बिल्कुल छोटे छोटे मजाक। रॉ जो है वो टेप रिकॉर्ड कर रही थी, है ना, हेगड़े की सरकार गई कर्नाटक में। आप देखिए, इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि अगर तोता कहा जा रहा है तो टूल तो केंद्र सरकार का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जैसे आरोप लगा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा पे, उनके बेटे पे, या अशोक गहलोत के बेटे पे, तो अगर कहीं बिना सबूत तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे। सबूत हैं तो फिर ये अंदर होने चाहिए, नहीं तो फिर ये मजाक बनता चला जाएगा कि सिर्फ आप अपनी ओर लेने के लिए अगर दबाव की राजनीति कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। ऐसा आप शायद ऐसा ही करना चाहते हैं। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कंक्लूजन चाहूंगा राजस्थान पे आपकी ओर से कि राजस्थान जो है उसको कैसे आप देख रहे हैं। 25 सीटें हैं, हनुमान बेनीवाल को आप नजर में रखें, अशोक गहलोत सचिन पायलट की राइवलरी को नजर में रखें, और वसुंधरा राजे को भी भूल न जाएं। अपना एक कंक्लूजन दें प्लीज। वर्तमान की स्थिति में ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए 4-5 सीट अभी कठिन है, और बीजेपी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही है। तो ये जो बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं, जो कई चेहरों को, महेंद्रजीत मालवीय, मुझे नहीं लगता कोई कारण है उनके पास, कांग्रेस सब पाया उन्होंने यहाँ आने का। लेकिन अगर उनको भी बीजेपी लेके आना चाहती है तो वो हर क्षेत्र में जहां उसको दिखता है कि संभावनाएं थोड़ी भी धूमिल हो सकती हैं, वहां पर वो चाहे पार्टी को मजबूत कर रही है, चाहे वो किसी कांग्रेस के नेता को लेके आए उसको कर रही है। तो संभावना यही है कि बीजेपी जो अभी 5 कमजोर सीटें हैं, इन 5 कमजोर सीटों के ऊपर भी अपनी स्ट्रेटेजी बना के संभवतः इस बार भी 25 सीटें ले आएगी बड़े आराम से। बुरी से बुरी स्थिति में भी 23-2, 22-3, इससे ज्यादा बुरा नहीं होने वाला है, पर 25 की संभावना अभी भी आप मान के चलें। बेनीवाल क्या करेंगे? हनुमान बेनीवाल की मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उन्होंने प्रयास बहुत किए, लेकिन जब सेंटर की राजनीति की बात आती है, हनुमान बेनीवाल का रेलेवेंस जो है वो राजस्थान के लिए है। जब सेंटर की राजनीति आती है, पिछली बार उनको सीट बीजेपी ने दी थी। हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार विधानसभा सीट जीतना कठिन हो गया था, वो उस मार्जिन से नहीं जीते जैसा वो जीता, खाली हो रही थी, पूरी बोतल खाली हो रही थी। तो हनुमान बेनीवाल के लिए अभी तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि शांत हो और बुद्धम शरणम गच्छामि वो भी कर लें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे राम का माहौल चल रहा है, बोतल जो है वो सभी लोग धार्मिक माहौल में यूज करते हैं।
वसुंधरा राजे? वसुंधरा जी का मुझे लगता है कि अब गेम लगभग खत्म है। अगर जो विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद जो कुछ विधायकों को लेके शुरू हुआ था बाड़ेबंदी की कोशिश, जी, अगर वो न हुई होती तो संभवतः चीजें ऐसी नहीं होती। मुझे लगता है उस चीज ने थोड़ी सी नाराजगी दी है, और अब बीजेपी को ये समझ में आ गया कि उनके बिना भी, क्योंकि इस बार मोदी जी का चेहरा भी असल में राजस्थान चुनाव में नहीं था, वो भले के मोदी जी का चेहरा था, सरकार के खिलाफ नाराजगी, कोई मजबूत चेहरा नहीं, कोई बीजेपी का मुद्दा भी नहीं था, तब भी इतनी सीटें आ गई हैं। तो अब तो लोकसभा में सीधा सीधा मोदी को चुनना है, मोदी को चुने जाने की संभावना ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पास इस समय ऐसी कोई वजह नहीं है कि वसुंधरा राजे किसी भी तरीके से उनको इम्पैक्ट कर, मतलब ये भी कहा जा सकता है कि ये जो आफ्टर इलेक्शन या आफ्टर रिजल्ट जो चीजें हुई, उससे एक सम्मानजनक एग्जिट भी खो दिया वसुंधरा राजे। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था जिसको उन्होंने खोया है इस समय। जी, तो हमारी बात हो रही है नवीन चौधरी जी से। नवीन जी ने हमें बहुत सी उपयोगी जानकारियां दी और हम लगातार आपसे रूबरू भी रहेंगे। आप सभी से अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और राजस्थान के पॉलिटिकल माहौल और पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।